हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समर एजुकेट द लर्नर्स अब, जहां आपको मिलता है विभिन्न प्रतियोगिताओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स के ऊपर स्टडी मटेरियल जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। आप सभी दोस्तों से माफ़ी चाहता हूं कि पिछले कुछ समय से हम चैनल पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन अब वादा करते हैं कि रेगुलर इंटरवल के दौरान हम आप चैनल पे वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आज हम राजस्थान शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि रीट के संदर्भ में, जो कि लगभग सभी विद्यार्थी जो है लैंग्वेज सब्जेक्ट्स के अंदर एक सब्जेक्ट हिंदी को चुनते हैं, तो उनके लिए हम हिंदी ग्रामर से रिलेटेड एक टॉपिक लेके आए हैं, जो कि आज हमारा सर्वनाम है। हम शब्द ज्ञान पढ़ रहे थे। शब्द ज्ञान में तत्सम तद्भव शब्द और देशज विदेशज शब्द के साथ साथ बाद में संज्ञा वगैरह भी पढ़ा था हमने। आज हम बात कर रहे हैं, तो आज हम सर्वनाम की बात करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम जो है संज्ञा की बात कर चुके हैं। तो आज सर्वनाम की बात स्टार्ट करते हैं अपन। तो सर्वनाम की डेफिनेशन आप लोगों को सबसे पता है क्या होती है। तो सबसे पहले सर्वनाम शब्द जो है उसके बारे में देख लेते हैं। सर्वनाम शब्द क्या है? सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व और नाम, है ना। सर्व प्लस नाम, दोनों शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें सर्व का मतलब होता है सभी और नाम का मतलब होता है संज्ञा। जब अपन ने संज्ञा पढ़ी थी तो अपन ने देखा था कि किसी वस्तु का नाम जो होता है वो क्या कहलाता है? संज्ञा कहलाता है। तो अगर हम सर्वनाम की बात करें तो वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, यानी कि किसी वाक्य में संज्ञा शब्द को प्रयोग नहीं करके उसके स्थान पर कोई अन्य शब्द प्रयोग कर दे जो उसी का अर्थ हमें देता है, तो हम उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे, और इसका एक कारण ये भी है कि किसी वाक्य में एक ही शब्द की बार बार पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि बार बार वो शब्द ना हो, उसके लिए हम संज्ञा शब्द का संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम शब्द का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे अपन यहाँ पे वाक्य देखें कि मिताली जोधपुर में रहती है, ठीक है। तो ये वाक्य हो गया, इसमें मिताली संज्ञा हो गई, जोधपुर संज्ञा हो गई। लेकिन अब वापस उसी के संदर्भ में हमें कुछ कहना है इसी वाक्य के अंदर, तो हम यहाँ कहेंगे मिताली की जगह वह शब्द का यूज़ कर लेते हैं कि मिताली जगह क्या आ गया? वह आ गया, है ना। मिताली वहाँ पढ़ती है, तो यहाँ पे मिताली की जगह जो शब्द यूज़ हुआ है वह, ये क्या हो जाएगा? ये सर्वनाम शब्द हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोगों को बताता हूँ कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो ये सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है कि सर्वनाम के 6 भेद होते हैं मोटे तौर के ऊपर, ठीक है। कौन कौन से होते हैं जो भी बता देता हूँ आपको। तो सर्वनाम के जो है वो इन 6 भेद जो है वो है आपका, सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम, उसके बाद निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, फिर आपका संबंधवाचक सर्वनाम, फिर आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और सबसे लास्ट में निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हम छोटे क्लासों से कक्षा थर्ड फोर्थ फिफ्थ से सीखना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जो है रीट का सिलेबस कुछ ऐसा है कि उसमें इन्हीं चीज़ों से, यानी 6th क्लास से लेकर 10th या 12th क्लास तक के सिलेबस से ही सवाल पूछे जाते हैं। सवाल थोड़े स्टैंडर्ड उनका हाई होता है, लेकिन जो मैटर है आपका वो यही होता है, ठीक है। इसलिए इनको ध्यान से पढ़ना चाहिए हमको, क्योंकि इनसे बहुत ही बारीकियों के साथ और स्टैंडर्ड एक लेवल के साथ में इनसे क्वेश्चन सीधे सीधे उठा के पूछे जाते हैं। हमको इसका बेसिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब हम पहला प्रकार पढ़ते हैं। इसका पहला प्रकार जो है वो है यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम। जी हाँ, सर्वनाम का पहला प्रकार क्या बताया है मैंने? पुरुषवाचक सर्वनाम। अभी हम जब इसको पढ़ेंगे तो इसके अंदर जो है इसके सब पार्ट जो है वो भी पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट जो है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का, ठीक है। तो अपन पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। इसके अंदर क्या है कि जिन शब्द या जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले व्यक्ता, सुनने वाले यानी श्रोता या फिर किसी अन्य के लिए प्रयोग किया जाता था, उससे हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात है। यदि हम किसी बोलने वाले के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि अगर मैं खुद बोल रहा हूँ अभी, तो अगर मैं अपने लिए मैं, मेरा या मुझको इस प्रकार से कोई यूज़ करता हूँ सब, तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। और अगर आप लोग सुन रहे हो तो मैं आपको आप, तुम, तुम्हारा इस तरीके से बुलाऊंगा, तो वो आपका कौन सा शब्द हो जाएगा? श्रोता के लिए आ जाएगा। और अगर आप और हम ये भी कन्वर्सेशन में हैं, बातचीत में हैं, और इसके अलावा हम किसी दूसरे आदमी की बात करेंगे जो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, तो हम वो हमारे लिए अन्य पुरुष में आ जाएगा, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे कि कौन कौन से शब्द थे, जैसे मैं अपने घर पर रहता हूँ, ठीक है, तुम भी अपने घर जाओ, इस तरीके से हो जाएगा। वह अपना कार्य कर रहा है और वह सभी अपनी मस्ती में मस्त है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है बोलने वाले या सुनने वाले या किसी अन्य पुरुष के लिए जो शब्द यूज होते हैं उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम में लेते हैं, ठीक। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के जो है सब पार्ट हैं, मैंने बताया था अभी आपको कि इसके सब पार्ट्स भी है कौन कौन से हैं। तो इसके सब पार्ट्स हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये इसके सब पार्ट है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद है,
कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ये आपको याद रखना है। फिर हम बात करते हैं कि जो इसका पहला सब पार्ट है उत्तम पुरुष, वो क्या है कहता है, तो वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला, यानी कि अभी अपने ऊपर परिभाषा में पढ़ा था कि पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाले और अन्य पुरुष के लिए अपन इसका यूज़ करते। तो अगर हम पुरुषवाचक सर्वनाम में बोलने वाले के लिए किसी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो स्वयं बोल रहा है उसके लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो वो उत्तम पुरुष कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो उत्तम पुरुष कहलाएगा, ये ध्यान रखना आपको। अब इसके लिए शब्द कौन कौन से निर्धारित किए रखे हैं, तो देखो यहाँ पे एक वचन और बहुवचन दोनों तरह से वक्ता हो सकते हैं। तो एक वचन वक्ता के लिए या जो आपका बोलने वाला है उसके लिए क्या क्या शब्द हो सकते हैं, तो वो हो सकता है मैं, मुझे, मेरा, मुझको, इस प्रकार के शब्द हो सकते हैं। और बहुवचन में है यानी एक से ज़्यादा बोलने वाले हैं तो फिर क्या हो जाएगा, हम, हमें, हमारा, हमको, इस प्रकार से बहुवचन में हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं कि मैं आज अपनी कविता सुनाऊंगा, मुझे कल जयपुर जाना है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, इस प्रकार से जो शब्द आएंगे ये क्या हो जाएंगे, आपके उत्तम पुरुष के उदाहरण हो जाएंगे। कुछ जो एग्जाम्पल है उसके सहायता से हम समझ सकते हैं। मैं, हमारा पुराना मकान गिर गया, तो यहाँ पे हमारा शब्द क्या आ गया, ये भी बहुवचन के अंतर्गत आ जाएगा, जो कि उत्तम पुरुष का एग्जाम्पल है। फिर हम बात करते हैं अगले प्रकार की, तो मध्यम पुरुष की अपन बात करते हैं। मध्यम पुरुष में क्या होता है कि मध्यम पुरुष के अंदर वे शब्द जिनका प्रयोग श्रोता, वक्ता जो है वो श्रोता के लिए करता है, यानी जो सुनता है उसके लिए करता है, तो इसमें अपन क्या कहेंगे, इसको मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे अब सामने आप मेरे से बात कर रहे हो तो मैं आपको जो संबोधन दूंगा, तुम, तुझे, तुमको, तुम, आप, इस प्रकार के शब्दों को अपन क्या कहेंगे, मध्यम पुरुष कहेंगे। जैसे वाक्य प्रयोग देख लेते हैं अपन, क्या आ रहा है वाक्य प्रयोग, यहाँ आ रहा है जैसे तुम क्या कर रहे हो, या तुम कहाँ जा रहे हो, तुझे कोई बुला रहा है, और आप यहाँ कैसे। तो ये जो शब्द है इसके अंदर ये क्या है, ये आपके, जैसे यहाँ पे तुम आ गया, यहाँ पे भी तुम आ गया, यहाँ आप आ गया, यहाँ तुझे आ गया, ये शब्द जो है ये मध्यम पुरुष यानी कि जो सुनने वाला है श्रोता उसके लिए प्रयोग किए गए हैं, तो इसे मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम की संज्ञा दी जाएगी, यानी कि उस नाम से यह जाना जाएगा। फिर हम तीसरा प्रकार पढ़ते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम का, तो ये है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में क्या है देखते हैं अपन, तो जैसे हमने बात की थी कि जब मध्य पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा के अंदर कि इसमें 3 प्रकार से हम यूज़ कर सकते हैं, बोलने वाले के लिए, सुनने वाले के लिए और एक अन्य पुरुष के लिए, तो वही अन्य पुरुष यहाँ पे आता है। ठीक है, इसके लिए शब्द कौन कौन से आएंगे, तो यह, वह, ये, वे और आप, इस प्रकार के जो शब्द है ये किसके लिए यूज़ होंगे, ये आपके अन्य पुरुष के लिए यूज़ होंगे। जैसे यह मेरा भाई है, तो यहाँ पे यह शब्द जो आ रहा है वो अन्य पुरुष, यानी कि 2 व्यक्ति बात कर रहे हैं और उनमें से कोई एक व्यक्ति बता रहा है कि यह मेरा भाई है, तो वहाँ पे अन्य पुरुष के लिए बोध हो जाएगा ये। इसी प्रकार यह मेरी पुस्तक है, ये मेरा पुराने मित्र हैं, या वे तुम्हारी पुस्तक है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि अगला प्रकार जो है सर्वनाम का वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल हो रहा है कि पटेल जी लोहे पुरुष कहलाते हैं, आप देश की एकता के सूत्रधार है। तो यहाँ पटेल जी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, जो भी बात कर रहे हैं उनके सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो अप्रत्यक्ष रूप से यानी कि हमारे सामने नहीं होकर भी हम उनके संबोधन या उनको सम्मान के साथ में आप लगा रहे हैं, तो ये भी अन्य पुरुष का ही एक उदाहरण है। इसको हम आगे क्लियर कर देंगे कि आप शब्द का यूज़ कौन कौन से सर्वनाम में होता है और किस प्रकार से होता है। अगला जो हमारा शब्द है वो है प्रकार, वो निश्चयवाचक सर्वनाम। तो वे शब्द जो किसी निश्चित वस्तु का बोध कराते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वस्तु हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। ठीक है, इसके लिए जो शब्द हैं वो है ये, वह, ये, वे। ये अभी आपके जो ऊपर आया था अन्य पुरुष उसमें भी यूज़ हुआ था, लेकिन वहाँ पर पुरुषों के लिए, अन्य पुरुष के लिए यूज़ हो रहा था। यहाँ किसी वस्तु के लिए हो सकता है, जैसे यह मेरी पुस्तक है तो यहाँ पर पुस्तक हो गई है, वे तुम्हारी कुर्सी है तो यहाँ पे वह शब्द जो है कुर्सी के साथ में निश्चितता बता रहा है, संबंध बता रहा है, तो ये आ जाएगा। ये हमारी उपलब्धि है, तो यहाँ पे भी क्या है कि वस्तु या फिर कोई क्या कह सकता है गुण आ जाएगा इसमें। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी चीज़ की निश्चितता का बोध कराने वाले शब्द सर्वनाम शब्द कहलाते हैं ना। फिर हम आगे देखते हैं तीसरा पॉइंट जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होता है देखते हैं अपन। तो जैसे निश्चय में किसी चीज़ की निश्चितता का बोध कराते हैं, तो यहाँ पे वाक्य पूर्ण होने के बाद भी अनिश्चितता बनी रहती है। ठीक है, यानी वे सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे, और इसके एग्जाम्पल जो है वो ये हो जाएंगे आपके पास, कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो वो हो जाएंगे आपके पास कोई, कुछ, किसी, ये एग्जाम्पल जो है ये हो जाएंगे इसके आपके। फिर हम देखते हैं इसके वाक्य, जैसे
बाहर कोई खड़ा है, तो यहाँ पे कुछ खड़ा है, ये तो निश्चित है कोई खड़ा है, लेकिन कौन खड़ा है ये निश्चित नहीं है, ठीक है। तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अंदर कुछ रखा है, इसी प्रकार से यहाँ कोई आ रहा है, या चाय में कुछ गिर गया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये शब्द जो है, ये जो कोई कुछ किसी, ये अनिश्चितता का बोध कराते हैं, इसलिए इसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम में शामिल किया गया है। फिर हम बात करते हैं अगला जो है संबंधवाचक सर्वनाम। तो इस सर्वनाम के प्रकार के अंदर इस प्रकार के सर्वनाम आते हैं, शब्द आते हैं जो कि किसी वस्तु का या व्यक्ति का या संज्ञा सर्वनाम का आपस में उपवाक्यों के अंदर क्या कराता है, बोध, संबंध बोध कराता है, यानी संबंध बताता है उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ एक परिभाषा दे रखी कि वे सर्वनाम शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम उपवाक्यों के बीच, यानी दो उपवाक्य होंगे, आधे आधे वाक्य उपवाक्य होंगे, उनके बीच क्या कराएगा, संबंध का बोध कराएगा, संबंध बताएगा, तो हम उन्हें क्या कहेंगे, संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं। सबसे पहले इसके जो मुख्य शब्द है जैसे वो कौन कौन से, तो जिसकी उसकी, जैसी वैसी, जो सो वह, और जितना उतना। इस पर ये जो शब्द है ये इसके एग्जाम्पल है, या इसके जो मुख्य शब्द है वो आ सकते हैं, इनके द्वारा हम पहचान सकते हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम में दो कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपको जानना जरूरी है, कि इसमें दो सर्वनाम आते हैं, एक संबंधवाचक सर्वनाम आता है और एक सह संबंधवाचक आता है। जैसे यहाँ मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ना, ये सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने, जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि इसको पढ़ेंगे अपन, तो किस प्रकार पढ़ेंगे, तो यहाँ पे जो पहला शब्द आ रहा है जिसकी, ये तो है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, और जबकि यहाँ पे उसकी आ रहा है, ये कौन सा सर्वनाम है, ये आपके सह संबंधवाचक सर्वनाम है। इसको आपको ध्यान रखना है कि कौन सा सर्वनाम है। तो जो पहले आएगा शब्द उसको सह संबंधवाचक ना कह के संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे, जबकि जो दूसरा यानी उसका संबंध बताने वाला होगा उसको सह संबंधवाचक कहेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जैसी करनी वैसी भरनी, जो पढ़ेगा वह पास होएगा, तो इसमें जो ये संबंध है और वह जो है सह संबंध हो जाएगा। उसी प्रकार जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा, ये भी इसमें जितना जो है वो संबंधवाचक है और उतना जो है वो आपका शब्द सह संबंधवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। इसके आपको यहाँ पे मैंने थोड़ा डिटेल से दिखा रखा है, आप देख सकते हो कि संबंधवाचक सर्वनाम में संबंध का बोध कराने वाले, संबंधवाचक सर्वनाम में अगर किसी सर्वनाम और संज्ञा का बोध जो कराता है उसको हम क्या कहते हैं, सह संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें विशेष जो यहाँ पर आ रही है इसको आपको याद रखना चाहिए। फिर हम आगे देखते हैं अगला प्रकार जो है सर्वनाम का। दोस्तों अगला प्रकार स्टार्ट करने से पहले बता देता हूँ कि जो भी इस प्रकार के सर्वनाम से जो भी प्रश्न बनते हैं तो आपको वाक्य दे दिए जाते हैं, उन वाक्यों में से आपको अंडरलाइन करके जो है एक शब्द पूछ लिया जाता है, उस शब्द में सर्वनाम कौन सा प्रयुक्त हुआ है, या इस शब्द में किस प्रकार का सर्वनाम है, कौन से प्रकार है, या किस सर्वनाम के कौन सा उपभेद है, ये आपसे आसान जो है बहुतायत पूछे जाते हैं। तो इनको आपको ध्यान रखना है, क्योंकि प्रकार इसमें कुछ ज़्यादा समझने की या इस तरह की बात नहीं, आप पढ़ते हुए आए होंगे हमेशा से, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। और इसके सीधे सीधे जो क्वेश्चन आएंगे बहुत आसानी से आपके सही हो सकते हैं और अच्छे मार्क्स आपके इस टॉपिक से आ सकते हैं। तो अगला पॉइंट जो है हमारा वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है कि वह सर्वनाम शब्द, ठीक है, जिनका प्रयोग किसी प्रश्न के करने या होने का बोध कराते हैं, यानी अगर उनके प्रयोग से किसी प्रश्न का होना होता है या कोई प्रश्न का बोध होता है तो हम इसे कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। और शब्द कौन सा हो सकता है, जैसे इंग्लिश में आपके WH वर्ड होते हैं वैसे हिंदी में हो जाएंगे आपके क्या, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, कौन और किसकी और किसके। इस प्रकार के शब्द जो है ये आपके किसका बोध कराते हैं, प्रश्न का बोध कराते हैं, तो इनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम में शामिल करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, सिंपल से एग्जाम्पल है इसके कौन कौन से हैं। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, ये आपका एक एग्जाम्पल हो गया। फिर वे क्यों नहीं सोया, दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तो यहाँ पे क्या और क्यों जो है ये क्या है, आपके सर्वनाम है, ध्यान रखना आपका। यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे आपके क्यों हो गया। फिर इसी प्रकार से उससे क्यों बुलाया गया, तो यहाँ पे आपका क्यों जो शब्द है वो आपका ये हो जाएगा। इसी प्रकार से ये किसका पेन है, तो यहाँ पे जो पेन वाला शब्द जो है ये भी आपका क्या हो जाएगा, किसका शब्द, ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम को इंडिकेट करता है। इस प्रकार से कैसे और कौन, यानी आप कौन हो, ये शब्द भी आपके सर्वनाम का बोध करा रहा है। कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी जितने भी प्रश्नवाचक शब्द हैं अगर उसमें से आपको सर्वनाम पूछ ले तो आपको सीधी सी बात याद रखनी है कि इसमें आपको सर्वनाम का बोध हो रहा है, और कौन से सर्वनाम का बोध हो रहा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम का बोध हो रहा है। अब लास्ट पॉइंट जो हम पढ़ते हैं वो है हमारा निजवाचक सर्वनाम। निज से पता चल रहा है सेल्फ, या जो है उसके लिए इंडिकेट करता है।
अब अपन ने देखा है कि जो आपका पहला प्रकार था पुरुषवाचक सर्वनाम, उसमें भी एक उत्तम पुरुष आता है जिसमें भी अपने लिए यूज़ होता है। तो वो अपने लिए उसमें शब्द आते हैं मैं, मुझे, मेरा या मुझको, इस प्रकार के शब्द आते हैं। यहाँ पे शब्द थोड़े चेंज है, निजवाचक और उत्तम पुरुषवाचक में दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूज हुए नहीं और आपके आंसर जो है रॉन्ग हो जाएगा। तो इसमें डेफिनेशन देख लेते हैं पहले अपन। वह शब्द जिसका प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है, किसके लिए करता है? स्वयं के लिए करता है, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे स्वयं, स्वत, खुद, आप, अपने आप, ये शब्द आपको याद रखना है। उधर क्या था? उधर मैं, मुझे, हमको, हमें, हमारा, इस प्रकार के शब्द है। यहाँ पे क्या था? यहाँ है आपका स्वयं, स्वत, स्वतः, खुद, आप, अपने आप, इस प्रकार के शब्द आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इसी प्रकार के शब्दों से ये जो है वाक्य बनते हैं। यहाँ है जैसे आपका पहला वाक्य है वो है मैं अपना कार्य अपने आप करता हूँ। तो यहाँ पे अपना और अपने आप, ये दो शब्द जो है ये आपको इंडिकेट कर रहे हैं निजवाचक सर्वनाम की तरफ, जबकि यहाँ पे जो ये मैं शब्द है ये आपको इंडिकेट करेगा उत्तम पुरुष की तरफ। किस तरफ इंडिकेट करेगा? उत्तम पुरुष की तरफ इंडिकेट करेगा, यानी उसका बताएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर जिस शब्द के नीचे अंडरलाइन है उसी की तरफ देखना है आपको और उसी के बारे में सोचना है, दूसरे शब्द के बारे में नहीं सोचना है। फिर अब आगे बात करें कि वह खुद ही चला जाएगा, तो यहाँ पे खुद शब्द जो है वो आपको निजवाचक सर्वनाम बताता है। मैंने स्वयं को जान लिया, यहाँ पे स्वयं शब्द आपको निजवाचक सर्वनाम के बारे में बताएगा। और इसी प्रकार वह स्वतः ही रोने लगा, यानी अपने आप रोने लगा, तो यहाँ पे स्वतः जो है वो भी निजवाचक सर्वनाम के, यानी उसके पर्सनली उससे बता रहा है। तो आगे हम देखते हैं, आगे हमारे पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आप शब्द। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग बताया था कि जो आप शब्द हैं वो 2 से 3 जगह अलग अलग जगह यूज़ होता है। तो कौन कौन सी जगह यूज़ होता है पहले हम वो देख लेते हैं। तो ये होता है एक तो मध्यम पुरुष, एक होता है अन्य पुरुष में, और एक होता है आपका निजवाचक सर्वनाम में, ठीक है। यानी कि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम में, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में और निजवाचक सर्वनाम में, इन तीनों जगह आप शब्द का प्रयोग होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप शब्द का प्रयोग होता है तो वो इन तीनों में से किस संदर्भ में और किसके साथ प्रयुक्त हो रहा है, क्योंकि अगर ये चीज़ आपको ध्यान नहीं होगी तो अब आप शब्द के साथ में जो है बहुत सारी मिस्टेक होने की चांसेस है और आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है। तो हम बात करते हैं कि मध्यम पुरुष में ये किस प्रकार यूज़ होता है। मध्यम पुरुष में किसी व्यक्ति को आदर देने के लिए यूज़ किया जाता है। देखो यहाँ पे हमें एक सिंपल एग्जांपल दे रखा है कि रवि तू कल कहाँ जा रहा है। तो ये क्या है कि थोड़ा सा अटपटा सा लगता है, मान लो वो हमसे थोड़ा बड़ा है तो हो सकता है कि उसको बुरा लग जाए या अपमानजनक चीज़ लगती है। तो उसको सम्मान देने के लिए हम कह सकते हैं कि रवि आप कल कहाँ जा रहे हो। तो यहाँ पे जो मध्यम पुरुष में है ये श्रोता को जो है क्या करने के लिए, आदर देने के लिए इसका यूज़ करते हैं आप शब्द का प्रयोग। फिर दूसरा है वो हम देखते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में कैसे यूज़ करते हैं, तो इसमें जो व्यक्ति होता है वो हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, हम उसे आदर देने के भाव से ही कहते हैं, लेकिन वो हमारे सामने श्रोता के रूप में नहीं होता है, वो अन्य पुरुष के रूप में होता है, ठीक है। जैसे गांधी जी राष्ट्रपिता कहलाते हैं, आप अहिंसा के पुजारी थे। तो गांधी जी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, हम उन्हें आदर देने के लिए कर रहे हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते और अन्य पुरुष होते हैं, इसलिए हमें इसे अन्य पुरुष में देखना है। फिर निजवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। तो निजवाचक सर्वनाम अपन देखते हैं कि मैंने अपने कार्यों को अपने आप ही पूरा कर लिया। तो यहाँ आपको सिंपल सा पता चल रहा है कि यहाँ पे आप शब्द जो है वो आपका जो है ना तो अन्य पुरुष के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है और ना ही मध्यम पुरुष के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है, ये निजता के संदर्भ में प्रयुक्त हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, निजवाचक सर्वनाम कहेंगे। इसी प्रकार वह अपने आप आ जाएगा, इस प्रकार हम देख सकते हैं कि यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम के रूप में निजता को बताने के लिए प्रयुक्त हो रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक सर्वनाम। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और आप लोग जो है इस वीडियो से लाभान्वित हुए होंगे, ठीक है जी। मैंने आपको पहले बता दिया था कि कुछ प्रॉब्लम की वजह से जो है पिछले कुछ टाइम से वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए थे, लेकिन अब रेगुलरली अपलोड करेंगे। तो दोस्तों जो व्यूवर्स नए हैं, जो दर्शक नए हैं, उनके मैं निवेदन करता हूं कि वो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर दे और इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें तथा अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के द्वारा हमें ज़रूर भेजें। और जिन लोगों जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि हमारा प्रयास सार्थक हो सके और आपको आने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक्स मिल सके। देखो रीट की वैकेंसी आने में भी पता नहीं क्यों देरी हो रही है, कभी नवंबर का कहते हैं, कभी अक्टूबर का कह रहे थे, अब दिसंबर चला गया है, फाइल भी निर्वाचन विभाग से लौट गई है।
तो ये तो होता रहेगा, आपको अपनी तैयारी में फोकस देना है, क्योंकि जब भी वैकेंसी निकलती है तो आपको लगभग 50 to 70% तैयारी ऑलरेडी हो जानी चाहिए, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हो रीट के अंदर। ठीक है, तो यही मेरा कहना है कि ऑल द बेस्ट आने वाले एग्जाम्स के लिए और वैकेंसी के लिए, और ख़ास करके रीट के लिए। और रीट के लिए हम अन्य सब्जेक्ट्स के भी वीडियो अपलोड करेंगे जैसे वैकेंसी आएगी। साइकोलॉजी, जो मैं अपने मेथड सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश, इनके भी उस वीडियो अपन करेंगे। हिंदी का चल ही रहा है, हिंदी में अपन लैंग्वेज फर्स्ट के दौरान शब्द ज्ञान को पढ़ रहे हैं, और शब्द ज्ञान को पढ़ने के साथ में अभी हम पहुंच चुके हैं सर्वनाम के ऊपर, और सर्वनाम के बाद में हमारा अगला टॉपिक जो है विशेषण है।